हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दूरदर्शी का अध्ययन किया था और हमने कहा था कि ये जो दूरदर्शी होता है ये दो प्रकार का होता है। दूरदर्शी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपवर्ती दूरदर्शी और एक होता है परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है ना, आपने दो प्रकार का बोला था। एक तो होता है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा होता है हमारे पास में परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी जो है इसमें लेंस का प्रयोग होता है, परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी जो है ये इसमें ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और परावर्ती दूरदर्शी जो है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, अब आपने ये बोला था इन दोनों के बारे में आपने देखा था और दोनों के आपने किरण चित्र जो थे, किरण आरेख जो थे, उसमें तो आपने कहा था कि ये अलग अलग, इन दोनों के जो किरण आरेख है वो असमान, ठीक है ना, अलग अलग होते हैं। लेकिन इनकी आवर्धन जो है, कोणीय आवर्धन का जो मान है इनके लिए वो तुल्य होता है, एक समान होता है। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, अब इसके अलावा अगर अपन देखें तो अपवर्ती दूरदर्शी जो है इसमें लेंस का प्रयोग होता है और परावर्ती दूरदर्शी में परावर्तन पे आधारित है, इसलिए इसमें दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है ना, अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस का और परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप बोल सकते हो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ होगा। अगर आपको ये देखना हो कि इनमें से कोई एक दूरदर्शी श्रेष्ठ है तो कौन सा श्रेष्ठ होगा? इन दोनों में से परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग होता है। अपवर्ती दूरदर्शी में किसका प्रयोग करते हो आप? लेंस का। और लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो अस्पष्ट हो सकते हैं क्योंकि लेंसों में एक दोष पाया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? वर्ण विपथन दोष कहते हो। ठीक है ना, लेंसों में एक दोष पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण विपथन दोष कहते हैं। ठीक है, और जबकि दर्पण में वो वर्ण विपथन दोष नहीं पाया जाता, तो इसलिए आप एक तो ये बोल सकते हो कि परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग होता है जिनमें वर्ण विपथन दोष नहीं पाया जाता, इसलिए परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से श्रेष्ठ है। और दूसरी बात, अपवर्ती जो परावर्ती दूरदर्शी है इसमें दर्पण है वो बड़े दर्पण होते हैं और इन बड़े दर्पणों में गोलीय विपथन दोष भी नहीं पाया जाता, इनमें गोलीय विपथन दोष भी नहीं पाया जाता, इसलिए भी आप ये बोल सकते हो कि परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ है। इसके अलावा आप एक बात और कह सकते हैं कि जो परावर्ती दूरदर्शी होता है उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, परावर्ती दूरदर्शी से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट होता है, अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है ना, साफ बनता है। ठीक है, इसलिए भी परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसमें आपने कहा था कि अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में से परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और इन चर्चाओं के साथ में आपने कहा था, इन चर्चाओं के साथ में हमने देखा था कि ये जो पाठ था, जिस अध्याय का आप अध्ययन कर रहे थे पूरा हो जाता है। ठीक है ना, हमने कहा था कि हम छठी यूनिट का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ में हमारी छठी यूनिट का अध्ययन कर रहे थे हम लोग और इस छठी यूनिट में दो पाठ थे हमारे पास में। छठी यूनिट के दो पाठ थे हमारे पास में, उनमें हमारे पास में थे पाठ संख्या 11 और 12। ठीक है ना, पाठ संख्या 11 के बारे में आपने देख लिया, पाठ संख्या 11 का पूरे का अध्ययन आपने कर लिया। अब हमें पाठ संख्या 12 का अध्ययन करना है। इन दोनों पाठों से मिलकर एक यूनिट बनती है, इसका अंक भार है 9 नंबर का। ठीक है, इसका अंक भार है 9 नंबर का। अब आगे अगर अपन देखते हैं इसमें, देखिए क्या होता है, कुछ प्रकार से होता है, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें देखें तो हम देखते हैं आगे इसमें पाठ संख्या 12 प्रकाश की प्रकृति। देखिए पाठ संख्या 12 प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। अब देखो प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन अगर अपन करते हैं क्या होगा, किस प्रकार से होगा, इसकी चर्चाएं अगर अपन करें। देखिए प्रकाश की प्रकृति क्या है? प्रकाश की प्रकृति देखो, प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए, इस लाइट को, इस प्रकाश को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए थे। बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए। ठीक है ना, सबसे पहले आए थे न्यूटन। सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया और वो कौन थे? न्यूटन थे। ठीक है ना, और न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था, वो था कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत सबसे पहले आया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग नियम बताए, अलग अलग प्रतिरूप बताए। किसके लिए? प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए। प्रकाश की प्रकृति के लिए
प्रकाश की प्रकृति के लिए जितने भी प्रयोग किए गए थे उनमें से सबसे पहला प्रयोग दिया था न्यूटन ने, सबसे पहला सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहला जो सिद्धांत दिया वो क्या था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, करप्सूस, न्यूटन थ्योरी ऑफ करप्सूस। और न्यूटन ने बोला कि कोई भी प्रकाश स्रोत जो है, न्यूटन ने कहा कि किसी भी स्रोत से, न्यूटन के अनुसार किसी भी स्रोत से प्रकाश किनके रूप में चलता है, असंख्य अदृश्य सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है, ठीक है ना। तो न्यूटन के अनुसार किसी स्रोत से प्रकाश असंख्य सूक्ष्म अदृश्य कणों के रूप में चलता है, अदृश्य कणों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग, जिनको हम क्या बोलते हैं, कणिकाएं कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो न्यूटन के अनुसार किसी स्रोत से प्रकाश असंख्य सूक्ष्म अदृश्य कणों के रूप में निकलता है, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। और ये जो कणिकाएं होती हैं ये सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। ये कणिकाएं जो होती हैं सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में गमन करता है किसी स्रोत से, और ये जो कण होते हैं जिन्हें आप कणिकाएं कहते हैं, ये सभी दिशाओं में जाती हैं और प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बात विपरीत बता दी, और वो ये थी कि ये जो कणिकाएं बोली थी आपने, ये जो कणिकाएं बोली थी, सघन माध्यम में इनकी जो चाल होती है कम होनी चाहिए कायदे से। सघन माध्यम में इनकी जो चाल है वो अधिक होती है, और विरल माध्यम में इसकी जो चाल है, विरल माध्यम में जो इसकी चाल है वो कम होती है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। इन्होंने ये बताया, उल्टा बता दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो जितने भी जो सिद्धांत दिए गए थे, प्रयोग किए गए थे, उनमें से सबसे पहला सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कणिका सिद्धांत। और इसके अनुसार इन्होंने बताया कि किसी भी स्रोत से प्रकाश असंख्य सूक्ष्म अदृश्य कणों के रूप में गमन करता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। और ये कणिकाएं सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, और सघन माध्यम में इन कणिकाओं की चाल अधिक व विरल माध्यम में इन कणिकाओं की चाल कम होती है। लेकिन इस कणिका सिद्धांत के आधार पर केवल दो ही चीजों की व्याख्या की जा सकी, दो ही घटनाओं की व्याख्या की जा सकी, एक तो अपवर्तन और दूसरा परावर्तन। एक तो अपवर्तन और दूसरा परावर्तन, ठीक है। केवल इन्हीं दो चीजों की व्याख्या की जा सकी, बाकियों की व्याख्या नहीं कर सकते आप इसमें। अपवर्तन परावर्तन की तो आपने व्याख्या कर दी, ध्रुवण कैसे होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, विवर्तन कैसे होगा, व्यतिकरण कैसे होगा, इनकी व्याख्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये तो था हमारे पास में न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन के बाद में आए थे हाइगेंस। दूसरे नंबर पे सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने, ठीक है। और हाइगेंस ने दिया था तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अगर हम देखें, हाइगेंस ने बोला कि किसी भी स्रोत से जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में गमन करता है। किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है ना। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। आगे आएगा ये सिद्धांत, अलग से है, ये चर्चा का विषय है हमारी। अभी तो मैं आपको कुछ पाठ के समझने के लिए बता रहा हूँ कुछ बातें। हमने ये बोला हाइगेंस का तरंग सिद्धांत न्यूटन के सिद्धांत के बाद में है। और इसमें इन्होंने बताया हाइगेंस के अनुसार किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, और इन तरंगों को तरंगाग्र कहा जाता है। हाइगेंस के अनुसार किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, जिसे तरंगाग्र कहा जाता है। और ये जो तरंगाग्र होते हैं, ये जो तरंगे होती हैं, ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, और इसके साथ में ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, और ये एक ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं। ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं। अब देखो यहीं से समस्या शुरू हो गई। यही समस्या थी, इसी कारण से हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है विफल हो गया। क्योंकि ये इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, ऐसी क्या समस्या हो गई कि हमें सारे वास्तविक माध्यमों को छोड़कर एक काल्पनिक माध्यम लेना था। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, और ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। ये तरंगे
सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। और ये जो प्रकाश होता है ये इत्थर नाम के काल्पनिक माध्यम में गमन करता है। और ये जो काल्पनिक माध्यम है ये सर्वत्र उपस्थित होता है। ये जो काल्पनिक माध्यम है ये सर्वत्र उपस्थित होता है। समझ गए आप मेरी बात को? ये जो काल्पनिक माध्यम है इत्थर ये सर्वत्र उपस्थित है, हर जगह पे उपस्थित रहता है। और इसमें तरंग संचरण के लिए सभी गुण मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? यह काल्पनिक माध्यम हर जगह पर उपस्थित होता है और इसमें तरंग संचरण के लिए आवश्यक गुण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है? इसमें तरंग संचरण से संबंधित आवश्यक गुण उपस्थित होते हैं। ठीक है? ये था हमारे पास में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो ईथर है ये हर जगह पे उपस्थित एक काल्पनिक माध्यम होता है और ईथर के इस काल्पनिक माध्यम के लिए इसमें तरंग संचरण के लिए जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण उपस्थित होते हैं। और ये जो ईथर नाम का माध्यम होता है इसका घनत्व तो होता है कम, इसका जो घनत्व होता है कम होता है और इसकी जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है? इसकी जो प्रत्यास्थता होती है वो अधिक होती है। ठीक है? ये हो गया हमारे पास में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब दूसरा इसके बाद में इन्होंने सिद्धांत आया था विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत था। वो था हमारे पास में मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है ना? वो हमें किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया था। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत देखिए अभी तक आपने दो सिद्धांत पढ़े हैं। सबसे पहले न्यूटन ने दिया था कणिका सिद्धांत और उसमें इन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में सभी दिशाओं में गमन करता है, प्रकाश की चाल से कण गमन करते हैं और ये जो कण होते हैं अदृश्य रहते हैं। और इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। इनकी जो चाल होती है वो सघन माध्यम में अधिक होती है, विरल माध्यम में कम होती है। ठीक है? लेकिन इससे केवल अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या होगी। ठीक है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आया। उसमें आपने बोला कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में गमन करता है। ये तरंगे प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में गमन करती हैं और ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में गमन करती है। ये जो काल्पनिक माध्यम होता है इसमें तरंग संचरण के लिए सभी गुण पाए जाते हैं। और ये जो ईथर नाम का काल्पनिक माध्यम है इस काल्पनिक माध्यम में घनत्व कम होता है, प्रत्यास्थता अधिक होती है। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है? इसके अलावा अगर अपन देखें तो तीसरा हमारे पास में है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। क्या था? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो उसके बारे में अगर अपन चर्चा करें, देखिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। और इन्होंने बताया हमें कि मैक्सवेल ने हमें बताया कि वास्तव में जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है ना? वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और इसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और इसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना? ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है? अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करने का क्या मतलब होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करने का क्या मतलब होगा? इसमें विद्युत क्षेत्र का घटक भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र का घटक भी होता है। इसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के घटक पाए जाते हैं। इसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के घटक पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में। अब आगे देखें अगर इसमें हम, तो आपने बोला कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आपने बोल दिया मैक्सवेल का। इसके अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और इसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है ना? समझ गए आप मेरी बात को? और इन तरंगों में विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के घटक पाए जाते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि संवेदना के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होता है? विद्युत क्षेत्र वाला घटक जिम्मेदार होता है। ठीक है ना? हमारी दृष्टि संवेदना के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होगा? विद्युत क्षेत्र वाला घटक जिम्मेदार होगा। समझ गए आप मेरी बात को? और जो हमारी दृष्टि संवेदना के लिए विद्युत क्षेत्र वाला घटक जिम्मेदार होता है जो हमारे रेटिना पे दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। सिनेप्स के कारण से होता है ऐसा। सिनेप्स ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है। इसके बारे में आप देखिए, जैसे त्रिविमीय तरंग होती है ये कोई, और ये हमारे पास में जैसे इसका अध्ययन अगर अपन करें, ये हो गया मूल बिंदु। y अक्ष पे आपने ले लिया विद्युत क्षेत्र और z अक्ष पे आपने ले लिया चुंबकीय क्षेत्र और x अक्ष पे आपने ले लिया चार्ज वेग v। ठीक है? और ये तो देखिए हमारे पास में किसका घटक हो गया? विद्युत क्षेत्र का घटक हो गया। और अब यहां से देखिए तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र के लिए घटक।
और चुंबकीय क्षेत्र वाला जो घटक है कौन सी अक्ष के अनुदिश है? जेड अक्ष के अनुदिश है ना। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाला जो घटक है जेड अक्ष के समांतर आपको लेना पड़ेगा। ये देखिए ऋणात्मक जेड एक्स के समांतर है चुंबकीय क्षेत्र का घटक, और ये ऋणात्मक जेड एक्स के समांतर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इनका ग्राफीय निरूपण। ठीक है ना। ये तो विद्युत क्षेत्र का घटक है और ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। इसमें देखो विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। और तरंग का संचरण एक्स अक्ष की दिशा में हो रहा है, इसकी चाल एक्स अक्ष की दिशा में है, तो ये दोनों जो घटक है ये तरंग संचरण की जो दिशा है उसके भी लंबवत है। ठीक है ना। तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि इसमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के जो घटक होते हैं वो परस्पर भी लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें आपने देख लिया विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, आपने देख लिया इसका। अब इसके आगे अगर अपन देखते हैं इसमें क्या होगा, तो देखिए आपको कैसे पता चला कि वास्तव में जो प्रकाश है, हमें कैसे पता चला कि वास्तव में जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है ना। वास्तव में जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो इसका देखो कैसे पता चला, हमें दो चीजों से पता चला, एक तो था जीमान प्रभाव और एक था स्टोक्स प्रभाव। जीमान प्रभाव में आपने बोला, जीमान प्रभाव जो है ना, इसमें इन्होंने बताया कि जब प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। जब प्रकाश के स्पेक्ट्रम को किसमें रखा जाता है? विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में। सॉरी, जब प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विचलित हो जाता है। ठीक है ना। प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये विपाटित हो जाता है, फैल जाता है, विचलित हो जाता है, इसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है ना, अनियमितताएं आ जाती हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? जीमान प्रभाव। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का घटक था, तभी तो ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हुआ। उसके बाद में एक होता है स्टोक प्रभाव, और स्टोक प्रभाव में आपने कहा था, स्टोक प्रभाव जो है इसमें हमने कहा कि जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसे अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो भी ये विपाटित होता है, तो भी ये विचलित होता है। मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र का घटक है, इसी कारण से ये विपाटित हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें विद्युत क्षेत्र का घटक है, इसी कारण से विपाटित हुआ है यहाँ पर। अब आगे हमारे पास में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है ना। अब इसके बाद में सिद्धांत दिया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है मैक्सवेल वाला। इसके बाद में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया था, और प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके बारे में अगर अपन देखें तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप देखिए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप देखिए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप देखिए। तो क्वांटम सिद्धांत हमें क्या बोलता है? अभी तक जो आपने तीन घटनाएं देखी हैं, तीन सिद्धांत जो अभी तक आपने पढ़े थे, सबसे पहला न्यूटन का कणिका सिद्धांत था, उससे केवल आपने अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की थी। उसके बाद में आया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इससे अपवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या हो पाई। मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था, इससे भी अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या हो पाई। अब आएगा क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और प्लांक ने ये बोला था कि वास्तव में प्रकाश तरंग के रूप में गमन नहीं करता, वास्तव में प्रकाश तरंग प्रकृति का नहीं होता है, वास्तव में प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय प्रकृति होती है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है। ठीक है ना। और वो जो कण होते हैं वो बहुत तेजी से गमन करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। और ये जो ऊर्जा के बंडल होते हैं इन्हें ऊर्जा का क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं जिनके रूप में प्रकाश गमन कर रहा है, इसे फोटोन या फिर ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं, इसे ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें इसको क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं इसको। अब आगे अगर अपन देखते हैं इसमें प्रकाश का प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हमने देख लिया, और इसमें हमने बोला कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। और ये जो फोटोन होते हैं, इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है ई, वो इनकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है।
तो यहाँ से E बराबर आ गया हमारे पास में h न्यू। यहाँ पे h का मतलब क्या होता है, प्लांक स्थिरांक। h का मतलब क्या होता है हमारे पास में, प्लांक स्थिरांक, और इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस में 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में प्लांक स्थिरांक। ये था प्लांक क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये पहला सिद्धांत है, ये पहला सिद्धांत है जो कणीय प्रकृति पर आधारित है। कणीय प्रकृति पर आधारित है। तो अभी तक आपने 4 सिद्धांत देख लिए। सबसे पहले आपने पढ़ा था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जो कि तरंग प्रकृति पर आधारित था। दूसरा आपने देखा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तीसरा आपने देखा मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। और चौथा आपने देख लिया क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जो कि कणीय प्रकृति पर आधारित है। सबसे लास्ट में आए थे डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने हमें कुछ बातें बताई। ये अंतिम सिद्धांत है, इसने हमें क्या बताया, देखिए डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने हमें बताया वास्तव में इन 4 सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने एक निष्कर्ष प्राप्त किया, और उस निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने बताया कि वास्तव में प्रकाश तरंग भी नहीं है और कण भी नहीं है, दोनों की भांति व्यवहार करता है। वास्तव में प्रकाश तरंगीय प्रकृति का भी व्यवहार करता है, दर्शाता है, और कणीय प्रकृति की भांति भी व्यवहार दर्शाता है। ठीक है ना, अर्थात प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। ठीक है ना, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, डुअल नेचर का होता है। ठीक है ना, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, डुअल नेचर का होता है। अर्थात ये कुछ घटनाओं में तो तरंग की भांति व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो प्रकाश है, ये कुछ प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति का होता है, डुअल नेचर का होता है, और कुछ घटनाओं में ये तरंग की भांति व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में यह कण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना, और इसी के आधार पे सारी घटनाओं की व्याख्या हो सकी थी। इसी के आधार पे फिर बाकी की सारी घटनाओं की व्याख्या हो पाई। जैसे देखना, अब जब आपने क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, तो ये क्वांटम सिद्धांत जो था, इसके आधार पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकी, और साथ में प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ में क्रॉम्पटन प्रभाव जो उसकी व्याख्या हो सकी। लेकिन इसके आधार पे अपवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकी, परावर्तन की व्याख्या नहीं हो सकी, ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकी, व्यतिकरण की व्याख्या नहीं हो सकी, और विवर्तन की व्याख्या नहीं हो सकी। ठीक है ना, मतलब कहने का अर्थ है कि इससे भी सारी घटनाओं की व्याख्या नहीं होती, तो जो तरंग सिद्धांत आपने लिया था उनसे भी सारी घटनाओं की व्याख्या नहीं हो पाती। ठीक है ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रकाश की संपूर्ण व्याख्या के लिए, संपूर्ण घटनाओं की व्याख्या के लिए प्रकाश की प्रकृति को द्वैत माना गया है। प्रकाश द्वैत प्रकृति को होता है। ठीक है ना, अर्थात कुछ घटनाओं में यह तरंगीय प्रकृति दर्शाता है और कुछ घटनाओं में यह कणीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। अब इससे आगे हमें देखना है, ये तो इस पाठ के लिए आधार प्रस्तावना आपने देखी। अब हमें देखना है आगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर अपन देखें क्या होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये हमारे इस पाठ का पहला चर्चा का विषय, पहला टॉपिक है हमारे लिए। देखिए क्या होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तो यहां से अगर अपन देखें तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का अध्ययन अगर अपन करते हैं, देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अगर अपन देखें, इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या बोलता है हमें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में इन्होंने, हाइगेंस वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने हमें बताया कि प्रकाश किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, और ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। ठीक है ना, किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, और ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करते हैं। और ये जो तरंगे हैं ये ईथर नाम के एक काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं। ये ईथर नाम के एक काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं, और ये जो काल्पनिक माध्यम है सर्वत्र उपस्थित होता है। इसके कुछ गुण देखिए आप, ये जो काल्पनिक माध्यम है ये है सर्वत्र उपस्थित होता है। ठीक है, हर जगह पे उपस्थित होता है। और दूसरा हमने ये देखा कि ये जो काल्पनिक माध्यम है इसमें तरंग संचरण से संबंधित सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें तरंग संचरण से संबंधित सभी गुण पाए जाते हैं। ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश गमन करता है और इसमें तरंग संचरण से संबंधित सभी गुण पाए जाते हैं, और ये सर्वत्र उपस्थित होता है। और ये जो ईथर नाम का काल्पनिक माध्यम है इसका घनत्व तो कम होता है, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। ईथर नाम के इस काल्पनिक माध्यम में घनत्व तो कम होता है और प्रत्यास्थता अधिक होती है। ठीक है ना, और ईथर नाम के इस काल्पनिक माध्यम में जो चाल होती है प्रकाश की,
प्रकाश की जो चाल होती है वो इस सूत्र से, इस व्यंजक से प्राप्त की जाती है। माध्यम की प्रत्यास्थता बट्टा माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व, ठीक है। V बराबर आ जाएगी माध्यम की रूट माध्यम की प्रत्यास्थता बट्टे माध्यम का घनत्व, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में हमने कहा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में हमने कहा कि किसी स्रोत से जो प्रकाश है, किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है और ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं और प्रकाश की चाल से गमन करती हैं और ये तरंगे ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में गमन करती हैं। इस काल्पनिक माध्यम में तरंग संचरण से संबंधित सभी गुण पाए जाते हैं। इस माध्यम में तरंग संचरण से संबंधित सभी गुण पाए जाते हैं और ये जो माध्यम है सर्वत्र उपस्थित होता है। इस माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होती है, वह घनत्व कम होता है और इस माध्यम में गमनशील किसी प्रकाश की तरंग की जो चाल है उसका व्यंजक ये होता है रूट माध्यम की प्रत्यास्थता बट्टे माध्यम का घनत्व, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, V बराबर रूट माध्यम की प्रत्यास्थता को आपने कैपिटल E से दर्शा दिया और बट्टे माध्यम के घनत्व को आपने D से दर्शा दिया, तो V बराबर आ जाएगा रूट P अपॉन D। ये आ गया हमारे पास में प्रकार हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब हमें यहाँ पे देखना है तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र इसके बारे में हम देखें। वेव फ्रंट क्या होता है, तरंगाग्र इसके बारे में अगर हम देखें, देखिए तरंगाग्र देखिए, जैसे आपके पास में एक सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए जैसे आप एक शांत तालाब के किनारे पर खड़े, किसी नदी के किनारे पर खड़े जो शांत है और उसमें आपने एक कंकड़ को फेंक दिया, ठीक है। कंकड़ को फेंकने के बाद में उससे पानी में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और विक्षोभ कैसे उत्पन्न होते हैं, आपने कंकड़ फेंका, कंकड़ डूब रहा है, सबसे पहले तो विक्षोभ ऐसे ऊपर की तरफ उत्पन्न होगा, फिर नीचे की तरफ उत्पन्न होगा, फिर ऊपर की तरफ उत्पन्न होगा, फिर नीचे की तरफ उत्पन्न होगा। मतलब वो जो स्रोत है, जैसे यहाँ पे आपने कंकड़ फेंका तो इसके चारों तरफ है ये विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर की तरफ उत्पन्न हो गया, दूसरा जो विक्षोभ है ये नीचे की तरफ उत्पन्न हो गया, फिर तीसरा ये विक्षोभ जो है ये वापस से ऊपर की तरफ उत्पन्न हो गया, चौथा वापस से ये नीचे की तरफ उत्पन्न हो गया। मतलब कहने का अर्थ ये है इस प्रकार से विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ये जो विक्षोभ है तरंगाग्र होते हैं, ये क्या होते हैं, तरंगाग्र होते हैं, ठीक है ना। कैसे तरंगाग्र क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो स्रोत से समदूरस्थ बिंदु है ना, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो स्रोत से समान दूरी पर होते हैं और जो स्रोत से समान दूरी पर होते हैं और समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें बोल सकते हो कि स्रोत से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है ना। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। स्रोत से समदूरस्थ समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। स्रोत से समदूरस्थ समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है ना। स्रोत से समदूरस्थ समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। ये जो तरंगाग्र होता है इस पे, जैसे ये तरंगाग्र है और इसके किसी बिंदु पे आपने अभिलंब खींच दिया तो ये जो अभिलंब है ये तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है। ये जो अभिलंब है ये किसको दर्शाएगा, तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये तरंगाग्र क्या है, स्रोत से समदूरस्थ समान कला में कंपन करने वाले, या फिर समदूरस्थ भी छोड़ दो आप एक बार, हर जगह पे समदूरस्थ नहीं होगा। स्रोत से मतलब उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। आप इसमें बोल सकते हो कि आप ये बोल सकते हो स्रोत के परितः वे बिंदु, स्रोत के परितः उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। अब ये जो तरंगाग्र है इसकी आकृति निश्चित होती है, कुछ एक के लिए निश्चित होती है इसकी आकृति। जैसे सबसे पहले हम देखें बिंदुवत स्रोत, बिंदुवत स्रोत देखें अगर अपन, तो बिंदु स्रोत के परितः जो तरंगाग्र होता है संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। कैसे होता है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। और इसमें देखो आप ये स्रोत से समदूरस्थ होते हैं इससे सारे बिंदु,
ठीक है, ये हो गया। दूसरा जैसे हमारे पास में हो गया रेखीय स्रोत। अगर स्रोत कैसा होगा, रेखीय होगा, तो जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है, अगर स्रोत रेखीय होता है, बिंदु और स्रोत तो समांतर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा तरंगाग्र, और अगर स्रोत रेखीय है तो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। और तीसरा और अंतिम है हमारे पास में, अगर ये बिंदुवत स्रोत या फिर रेखीय स्रोत जो है ये अनंत दूरी पर है तो समांतर समतलों के रूप में पाया जाएगा। ठीक है ना, समांतर समतलों के रूप में, जैसे पहला समतल है, इसके समांतर दूसरा समतल आ जाएगा, इसके समांतर तीसरा समतल आ जाएगा, इस प्रकार से पाया जाएगा तरंगाग्र। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास में तरंगाग्र के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इससे आगे की जो चर्चाएं हैं ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। देखिए।